सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा राजवीर पनिका जी से है। इनका मैं परिचय बता दूं आपको कि राजवीर पनिका जी जो हैं तो शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। यहाँ इनकी एक लड़ाई चल रही है। यहाँ पर चाहे नगरीय प्रशासन की बात करें या चाहे पूरे प्रदेश की बात करें, अन्य कई तरह के जो मुद्दे हैं उन पर एक विशेष गहमा गहमी की जो लड़ाई है, जहाँ पर इन्हें लगता है कि नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन कैसे? चलिए इनसे जानते हैं। राजवीर जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आप राजनीति में कब से आए और आपको क्या लगा कि ये शिवसेना ही हमें ज्वाइन करना चाहिए? मैं 2006 में जब बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू देख रहा था टीवी में, इंडिया टीवी पे था वो, और बाला साहब ठाकरे जी को देखते हुए मैंने उनका जब बात सुना कि शिवसेना की स्थापना उन्होंने जो मुंबई में की थी, वो स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार पर रखने का एक मुद्दा उन्होंने चालू किया था, जो शिवसेना के हमारा कहना चाहिए पार्टी का एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है कि स्थानीय बेरोजगार को रोजगार और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जहाँ के लोग जहाँ पर हैं, अगर कोई उद्योग आता है तो या कोई कारखाना खुलता है तो पहले हमारे जो लोकल लोग, जहाँ हम कोई चीज़ पॉलिटिक्स चालू करते हैं, स्थानीय लोग, इसीलिए स्थानीय उनका नाम दिया गया है कि हम जहाँ से चालू करते हैं कोई चीज़, हम जीरो से जहाँ से चालू करते हैं, वहाँ हम पहले प्रभावी रूप से उस चीज़ को पहले लागू करा सकें। ये बाला साहब ठाकरे की सोच थी जो उन्होंने मुंबई में चालू किया शिवसेना का। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना है वो देख ही रहे हैं, वो अपनी स्थानीय चीज़ों को लेकर के लड़े हैं और वहाँ लगभग 85% लोग वहाँ लोकल, वहाँ पर रोजगार पे हैं। यही कारण है कि वहाँ बड़े बड़े उद्योग भी आए और जब लोकल चीज़ें जब लोग जाने लग गए, शिवसेना की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी कि शिवसेना से मैं सिर्फ इसीलिए जुड़ूं कि मैं लोकल चीज़ों को उठा सकूं। मैं राजनगर से चालू किया था शिवसेना का काम, नगर अध्यक्ष से शुरुआत हुई थी मेरी। 21 जनवरी 2006 मेरा फर्स्ट सदस्यता ग्रहण था शिवसेना का, और बाला साहब की उन बातों ने मुझे प्रेरित किया था। तो उनको अपना एक आइडल मान करके, एक राजनीतिक गुरु मान करके, और उनको सिर्फ सुन करके मैंने शिवसेना चालू किया था। और तब से लेकर के अभी तक लगभग छोटे से लेकर के हर बड़े मुद्दों में वो पब्लिक हित का रहा हो, वहाँ हम है। ये पॉलिटिकल पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह भी है, सिंबल भी है, लेकिन जहाँ पर हमारी संगठन नहीं है इस ज़िले में, जहाँ पर हमारी संगठन इस संभाग में नहीं है, हम वहाँ के भी लड़ाई लड़े हैं। इससे एक चीज़ क्लियर ये बात है कि भाई हम शिवसेना का भी अपना उद्देश्य रहा है और हमारा भी, हम उसी चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं अपने संभाग में कि 80% हम समाज सेवा करेंगे और 20% की राजनीति। तो 2006 से एक अभी तक का एक मेरा सफ़र रहा है जिसमें हमको लगता है कि नहीं, पब्लिक का अनहित कहीं पर है कोई चीज़, और जो हमारे आंदोलन से हम उनको थोड़ा सा भी अगर लाभ दिला सके, उन लड़ाइयों को हम लोग लड़ रहे हैं जी। तो लड़ाई लड़ते वक्त जो है तो कई तरह की विसंगतियाँ भी सामने आई हों, कई परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी जब आप लोगों के ऊपर दबाव बना होगा कि नहीं, आप जो है तो पीछे हटना चाहिए, तब आपने क्या किया? आप बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। संजोग भी ऐसा है, आज के अखबारों में, अगर आज के अखबार को आप उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी जो तत्कालीन कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें रामनगर पुलिस ने 188 का धारा हमारे कई शिव सैनिकों के ऊपर लगा दिया है। यही कारण है। तो विसंगतियाँ ऐसी हैं कि प्रशासन तो हमेशा सामने आया है, हमेशा, कोई एक मुद्दा नहीं है। हम जब भी कभी लड़ने पे आए हैं, मैं जब तक जिले पे रह करके खुद अपने कंधे पे लड़ाई किया, जब जिलाध्यक्ष था तब, जब नगर अध्यक्ष था तब, हमारा सामना होता रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता है बाला साहब ठाकरे जी का, आज भी आशीर्वाद है हम पर कि कभी हमको डर महसूस होकर के हम लोग बैकफुट पे नहीं गए, और जिन मुद्दों को हमने उठाया है लगभग मंजिल तक ले जाएंगे। ये हमारी कोशिश भी रहेगी और सफलता भी मिलेगी। अच्छा, ये जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार एक बार पुनः जो है तो स्थापित हुई, और स्थानीय मुद्दों से लेकर के आज प्रदेश तक की राजनीति हम देख रहे हैं और कई तरह के मुद्दे हमारे सामने आते हैं। तो उस पर शिवसेना कैसी पहल करने वाला है? आज आपके सामने सब कुछ, चाहे रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, हर तरह कई तरह के मुद्दे हैं। और आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। यहाँ पर अगर आज कोई विरोध करने जाता है तो हर दूसरे दिन जो है तो कुछ पैसे, कुछ रुपए में जो है तो महंगाई जो है तो बढ़ी हुई नज़र आती है। इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे इससे पहले जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हुए, लगभग थोड़ा सा गैप होता है कोविड के कारण में, हमारा थोड़ा कार्यक्रम वीक हुआ है बीच में, लेकिन इससे पहले कि मेरे अगर बयान आप देखेंगे तो मैं सिर्फ यही चीज़ कहता गया हूँ। उसकी शुरुआत भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे अगर उस तरफ हम ध्यान आकर्षित करें। मेरा एक रोड मैप है। मैं बार बार इस बात को रखता था कि हमारा जिला उद्योग जगत का वो जिला बन सकता है। मैं शुरू से अपनी बात को रखता जा रहा हूँ कि हमारे कोतमा विधानसभा को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि 2 प्लांट का काम
आपको मैं बता दूं, एक केल्हारी बॉर्डर पर जो चालू होना था लगभग 2017 का बात मैं बतला रहा हूं, और एक आर्या एनर्जी है आपके कोतमा के बगल में। ये जब से आए हैं तब से मैं इन बातों को रख रहा हूं कि क्या वहां अगर सिर्फ प्लांट का सिर्फ जीएम पूरा प्लांट को चला नहीं सकता, सैकड़ों की तादाद पर वहां भर्तियां होनी चाहिए, लेकिन आपके आर्या एनर्जी में भी जितने सिक्योरिटी गार्ड यहां पर भर्ती किए वो टोटल बाहरी हैं। कोतमा का एक भी आइडेंटिटी आपको नहीं मिलेगा, अनूपपुर जिले का एक भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। यही स्थिति वो केल्हारी बॉर्डर पर जो नदी पे जो खुलना था उसका शायद काम भी नहीं बढ़ पाया, लेकिन क्यों नहीं बढ़ पाया? जो तत्कालीन विधायक थे वो आए, अटैची भरे और चल दिए। विधायकों की मीटिंग लगातार होती रही है, हम लोगों ने उस बात को प्रमुखता से उठा लिया, प्रशासन नज़रअंदाज करता गया। मेरा किन्हीं कारणों से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा 2018 में, नहीं तो 18 जून को मेरी एक बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी थी। लगभग जिले से मुझे हजारों लोगों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन किन्हीं कारणों से, चूंकि मैं सरकारी विभागों में था, अंडरटेकिंग कंपनी में हूँ, मेरा उन्हीं कारणों से आउट ऑफ संभाग मुझे जाना पड़ा, और अभी भी दूसरे राज्य से मैं निवास कर रहा हूँ। मुझे संगठन का दौरा वहाँ से आकर के करना पड़ता है, नहीं तो आज वो आंदोलन हुआ होता। हम प्रेशर पैदा करते जिला प्रशासन में कि इस जिले के 4 पावर प्लांट जो आने वाले समय में भी बनते, एक तो मुजरवेयर है, 3 अन्य जो फुनगा में भी जिनका काम चालू होना था, वहाँ आप 75% अनूपपुर जिले के बेरोजगार लड़कों को रोजगार पर रखेंगे। उसके बाद बाहर पहले इंटरव्यू यहाँ का होगा। और ऐसा नहीं है कि 5वीं पास भी लड़का काम नहीं कर सकता। गार्ड 8वीं पास है ना, गार्ड की भर्ती आज हर जगह 8वीं पास है। तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं और उन जगहों पर रख सकते हैं। जब 8000 सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती मोजरवर अकेले कर सकता है, तो क्या हमारे जिले में 5000 5वीं पास और 8वीं पास नहीं होंगे सिक्योरिटी गार्ड बनने वाले? यहीं के लोग रह करके नौकरी कर सकते थे। तो मेरे भी सिर्फ उसी फोकस पर ही मैं काम चालू किया था शिवसेना का यहाँ पर, और करूँगा। हमारी लड़ाई थकी नहीं है, हम चुनिंदा लोग हैं, गिनती के हैं, राजवीर पनिका, पवन पटेल और 2-4 नाम है सही जिले में, लेकिन लड़ेंगे। जैसे आपने खुद एक परिचय शिवसेना का दिया शुरुआत करने से भी पहले कि शिवसेना लड़ रही है, पब्लिक की लड़ाई लड़ रही है, और शायद पब्लिक में भी जनचर्चा होगा। आप तक भी ये कान, आप इसी जिले के निवासी हैं, आप तक भी कुछ आवाज़ गई होगी शिवसेना की, इसलिए हम शायद आज बैठे हैं साथ में। तो हमारी लड़ाई कहीं पर नहीं थकेगी, और जब तक उसको मुकाम तक नहीं ले जाते, हम लेटर पैड का इस्तेमाल, शिवसेना के बैनर का इस्तेमाल, और खुद भी तत्परता के साथ लड़ते रहेंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे, और रोजगार तो दिलाएंगे। ये तो वादा है, पूरा जीवन इस पर लग जाएगा भले चाहे, लेकिन लड़ेंगे। दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, अनूपपुर जिले के लिए लड़ेंगे। चलिए, ये तो रोज़गार की बात थी, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आपने स्कूलों के हालात देखे होंगे, और साथ में जो कमियां आज सामने देखी जा रही हैं, विद्यालयों के जो हालात हैं, तो उस पर क्या करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि देखिए, यहाँ भर्तियाँ तो हो नहीं पा रही हैं, जो थे पहले उन्हें भी हटा दिया गया। आज स्कूलों के हालात ये हैं कि प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल तक के जो भी हैं, तो 3 शिक्षक उस स्कूल को चला रहे होते हैं। आज लोग कहते हैं हमें गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है। क्या कारण क्या है इसका? ये भी आप बहुत अच्छा सवाल आप पूछे हैं भैया। आपको बतलाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की नीति शासकीय चीज़ों में क्यों फैल खा रही है। भाजपा सरकार का अपना कथन क्या था कि मजबूत सरकार, ये उन्होंने एक नारा दिया था ना, मजबूत सरकार, हम सशक्त भारत बनाएंगे, सामर्थ्य भारत बनाएंगे। आप हर गवर्नमेंट, वाकई में बात सही है, सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं तो जोड़ूंगा, शिक्षा तो बहुत ऊंचा स्तर, इसको तो मजबूत रखना ही चाहिए। आप हर गवर्नमेंट चीज़ों को प्राइवेटीकरण की ओर ले जा रहे हैं, तो आप सशक्त कहाँ से हुए? मैं तो वही गवर्नमेंट, हम तो पूछते भी हैं तमाम मंचों में हमारा जहाँ भी कार्यक्रम होता है कि आप सशक्त कैसे हैं बताइए। मोदी सरकार, आप सशक्त कैसे हैं आप बताइए। सशक्त ये होती है कि जहां लूज पॉइंट है गवर्नमेंट की, तो आप उसको टाइट करके चलाइए, तब तो आप शासन चला पा रहे हैं ना। इसका मतलब तो ये पूरी तरह से साबित है कि आप विफल हो रहे हैं। आप अगर शासकीय चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप विफल हो रहे हैं। आप कोई एक भी चीज़, सरकारी कोई चीज़ है, अपन मान लेते शिक्षा व्यवस्था, आप प्राइवेट स्कूलों को मान्यता इतना तेजी से क्यों दिए? आप शासकीय चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं किए? इसका मतलब आप शासन की चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विफल गवर्नमेंट ला करके ले आए ना। आज भी वही हो रहा है, निजीकरण की ओर। जी बिल्कुल, मैं उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल निजीकरण की ओर ये लोग बढ़ गए, तो शिक्षा व्यवस्था तो चरमराएगी ही। मेरा यही कहना है कि आप सशक्त भारत कब बन पाएगा, जब आप गवर्नमेंट की चीज़ों पर लगाम करेंगे। और हमारा न अनूपपुर, सिर्फ अनूपपुर नहीं, रेलवे का आपको ध्यान होगा भैया। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार फर्स्ट बार आया था और रेलवे में रिजर्वेशन काउंटरों को प्राइवेटीकरण की ओर जब पहला आदेश दिया था, शिवसेना पहली पार्टी थी जो विरोध दर्ज करा दी थी। पहली पार्टी, पश्चिमी रेलवे, उत्तर रेलवे, सब जगह। और मेरे खुद के लेटर पैड पड़े हैं जो मैं झांसी जोन तक के रेलवे के अधिकारी को मैं भेजा था। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शायद मैं वो नहीं मानता, ऐसे बहुत मजदूर संगठन थे जिन्होंने लड़ाई लड़ा, शिवसेना की भी एक भूमिका थी, इसलिए वो रुक गया।
ऐसा हम आगे भी मांग करेंगे। और कुछ जो शिक्षा नीति था अनूपपुर जिले में कि वाकई में हम कहीं जाएंगे तो हमको एकदम से घटिया व्यवस्था दिखेगा शिक्षा में, एकदम से घटिया व्यवस्था दिखेगा अस्पतालों की। लेकिन आपने इस तरफ अगर हमारा ध्यान आकर्षण किया है तो अभी तक हमारे संभाग में जो हम लड़ाई लड़ रहे थे इसको भी प्लस करेंगे। और विश्वकर्मा जी, आपको भी मैं यकीन दिला रहा हूँ, उस पर भी हमारा आंदोलन आपको जल्द दिखेगा। अच्छा चलिए, आज का जो बदलता दौर है उसमें जो है तो राजनीति भी आप देख रहे होंगे कि नेता तो कई तरह के हैं जी, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की, जिसमें मैं आपके दल को भी लेना चाहूँगा जी। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि एजुकेशन लेवल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है? क्योंकि आज देखिए हो रहा कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है जी। जहाँ पर चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं है और न किसी तरह से नेताओं की कोई कमी है। भाई हर व्यक्ति नेता बनना चाह रहा है, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन अगर इसमें एजुकेशन लेवल अगर जोड़ा जाता है तो अच्छा होगा या बुरा होगा? क्योंकि देखिए जब एजुकेशन लेवल जुड़ेगा तो जो लोग आज मुंह उठा करके सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, तो क्या होगा इससे? कुछ साफ सुथरी राजनीति होगी? देखिए, एजुकेशन तो हर जगह जरूरी है। जब हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो हम समझ कहाँ पाएंगे किसी चीज़ को? जब समझ नहीं पाएंगे तो हमारा कदम किस दिशा में होगा? तो ये तो आपका बहुत बढ़िया बात है कि भाई शिक्षित कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं क्या है कि बाहर जो दल जिनके पे चल रहा है और उस पर मैं ज़्यादा फोकस क्या कर पाऊंगा, मैं अपने संगठन का एक बात रखूंगा एज ए लीडर के नाते, तो उस पर शायद कुछ आप समझ पाएँ या जनता कुछ मेरी बात को समझ पाएगी कि शिवसेना की राजनीति में हम भी लोगों को जोड़ेंगे। भीड़ नहीं रहेगी तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। लेकिन हमारा किस दिशा पे है कि जब अगर हम समाज का हित करेंगे तो हम पढ़ाई के साथ समाज सेवा बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी की भी आवश्यकता नहीं है। राजवीर जी जरा देखिए, मैंने इसलिए ये सवाल इसलिए खड़ा किया है, आज आप देखिए चपरासी की नौकरी भी अगर आपको करना है, आपने जैसे कहा कि सिक्योरिटी गार्ड जो है तो कम से कम 8वीं पास तो होगा ही, 5वीं पास होगा, 10वीं पास होगा, है ना? तो जब हमें गवर्नमेंट की जॉब, गवर्नमेंट हो प्राइवेट जॉब, हमें जॉब करना है तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन सामने आ रहा है। तो फिर ये कुर्सी में बैठने वाले लोगों के लिए एजुकेशन क्यों नहीं? एज ए लीडर के लिए एजुकेशन क्यों नहीं? आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कि लीडरों के लिए एजुकेशन का मापदंड क्यों नहीं तय कर रहे? जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें जनता चुनती है ना, तो उनके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? एकदम से होने चाहिए। अगर वही मैं कह रहा हूँ, जब तक शिक्षित नहीं होगा इंसान, मैं इस पर थोड़ा सा बात को आगे ले जाता, मैं शुरुआत वहाँ से किया था शिवसेना से, आगे ले जाता तो आप थोड़ा समझ पाते उसको कि जब तक शिक्षित नहीं होगा लोग समझेगा नहीं, जब समझेगा नहीं तो कदम बढ़ाएगा कैसे? मैं शिक्षा का अगर बात करूंगा और शिक्षा का मुझे मतलब ही नहीं अगर पता रहेगा तो मैं समझा कहाँ से पाऊंगा पब्लिक को? और बिल्कुल होना चाहिए, उसके भी मापदंड तय होने चाहिए कि भाई अगर चुनाव में भी जाए उसके भी मापदंड तय होने चाहिए। अगर पॉलिटिक हम अगर विधायक चुन रहे हैं, सरपंच चुन रहे हैं, सांसद चुन रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग हों, वो समझेंगे तब तो हमको समझा पाएंगे। और इसी से आगे मैं एक चीज़ को ले जाना चाह रहा था मेन कि भाई शिक्षा की जो नीति है, अभी आप देखिए कोविड काल में जो ये नेट सिस्टम आया ना, इंटरनेट से सारी पढ़ाई, ये ध्वस्त कर दिया है सारे एजुकेशन को, चीज़ों को, और एकदम से मजाक बना करके रख लिए हैं। प्राइवेट स्कूल जितने आए सर सिर्फ फीस कमा रहे हैं और पढ़ाई किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं खुद अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी देख रहा हूँ कि मोबाइल में हम गेम खेल के मम्मी पापा को बता दे रहे हैं कि पढ़ रहे हैं ना, मान रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, और सिर्फ उसी से नकल से सब सारी चीज़ें पास हो रहे हैं वो लोग। ये एजुकेशनल सिस्टम है। जो बच्चा 47% लाने के योग्य नहीं था, अभी कोविड के टाइम में जो परीक्षा दिया 95% है, मेरिट से भी हाई। तो ये सिर्फ वो इंटरनेट का देना, तो पढ़ेगा कहाँ से? बिल्कुल इसमें मेरा एकदम से समर्थन है आपकी इस बात पर कि भाई मापदंड तय हो, लीडरों के भी मापदंड तय हो, जैसे नौकरियों के मापदंड तय होते हैं, एकदम से हो। और आपने जोड़ा कि सारे पॉलिटिकल पार्टी में शिवसेना भी है, हमारा भी कैंडिडेट अगर शिक्षित है तो हम खुद कहेंगे हमको वोट नहीं देना अगर किसी चुनाव में हम पार्टिसिपेट करें तो। ये बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। चलिए थोड़ी सी चर्चा जो है तो बाल ठाकरे जी पर करते हैं। बाल ठाकरे जी जो है तो काफ़ी अच्छे संदेश दे करके गए जाते जाते, तो उनसे आपने जो है तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें ऐसी कौन सी सीखी जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित की हों? उनकी एक सबसे बड़ी बात थी कि जब कभी भी कमेंट करना तो सोच समझ के करना, और जब करना तो पीछे नहीं हटना। मेरी पार्टी की एक ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, बाला साहब ठाकरे का वो बात बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ उतर करके अगर कहीं उतर गए शिवसेना के बैनर तले उस मैदान में किसी भी लड़ाई में, तो जो कुछ मुंह से निकालना वो सोच समझ के निकालना, और जब निकालना तो उसको पूरा करना। यही कथन आज हमको भी प्रेरणा देती है कि लड़ो, अगर मैदान पर उतर गए हो तो पीछे नहीं हटना। इसीलिए हम लोग बैक नहीं हुए, जो आप पहले सवाल किए थे कि बाला साहब ठाकरे की वो चीज़ बहुत प्रेरित करती है, और उनका आशीर्वाद है कि लड़ाई को मंजिल तक तो लेकर के जाएंगे ही। ये बाला साहब ठाकरे का जो दिल से बसा हुआ है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं।
अभी हाल फिलहाल जो है तो मध्य प्रदेश में कुछ भर्तियां हुई हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो या चाहे शिक्षा विभाग की बात करें या चाहे किसी अन्य विभागों की, चाहे नगरीय निकायों की नगर परिषदों में भी, जो कि टोटली नियम विरुद्ध थी। आपको भी पता होगा कि संविदा के माध्यम से जो है तो उनकी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। ये अनूपपुर जिला नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आपको पता होगा गुपचुप जो है तो भर्तियाँ हुई हैं। तो इसके लिए शिवसेना क्या करेगी अब? देखिए, आपको ये चीज़ पता होगा कि शासन जब कोई वैकेंसियाँ लाती हैं, शासन के कोई भी विभाग हो, कोई भी, तो नियम तरीका है उसका। लेकिन ये बात जो विधानसभा के विधायक अगर कांग्रेस के हैं, सत्ता में बीजेपी है, तो सिक्कों के दो पहलू तो हैं। ये विधानसभा तक भी बात कहीं उठती नहीं, और इसकी लड़ाई राजधानी भोपाल से ही जब होगी, जब कुछ हो पाता है। फिलहाल इसके एक जो रास्ते बचते हैं न्यायालय के, हमारे जिला अध्यक्ष, इसी जिले का ही बात करूंगा जहां से लड़ाई अभी चल रहा है हमारा, कि भले चाहे गवर्नमेंट भोपाल से बैठ करके सारा कुछ ऑपरेट करे, लेकिन इन मामलों में हमारे शिवसेना के जिला अध्यक्ष पवन पटेल एक लोहा लिए हुए हैं गवर्नमेंट से, और वो लड़ाई को एकदम तत्परता के साथ लड़ रहे हैं और आगे खींच करके लेकर के जाएंगे। तो इस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम ये करा सकते हैं कि ये करा सकते हैं, वो समय आएगा और आपको दिखेगा कि शिवसेना क्या करा सकता है। इस पर इतना ही कहना चाहूँगा। और कुछ संदेश देना चाहेंगे पब्लिक को? अनूपपुर जिले वासियों को मेरा नमस्कार। मैं मेरे इस वीडियो को जितने लोग देख पाएँ, जितने लोग सुन पाएँ, उनसे निवेदन यही है कि आने वाले समय में भी अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। साथ ही कोई अगर ऐसी चीज़ें किसी के साथ भी घटना घटित होती है जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो कृपा करके उसका विरोध करना सीखिए, अपने हक की लड़ाई को, अपने अधिकारों को मांगना सीखिए। और खास करके जब भी आपके आंख के सामने आपके अधिकार को कोई छीन करके ले जा रहा हो, जो आपका दिल और अंदर आत्मा कह रहा है कि ये मेरे साथ गलत हुआ, मेरे बगल वाले के साथ गलत हुआ, एक समाज के साथ गलत हुआ, एक क्षेत्र के साथ गलत हुआ, तो उसका विरोध करना सीखिए। और शिवसेना हमेशा आप लोग के साथ खड़ी है। हमारा वहाँ कोई स्वार्थ भावना नहीं जुड़ा है, हमारा वहाँ कोई भी ऐसा लालच नहीं जुड़ा हुआ है। हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही मेरी जनता से अपील है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, आपने हमें समय दिया। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।